वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं तो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। आरोही हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है। उसके बाद सुनकर ध्रुव को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। उसके हस्बैंड को ये पसंद है, क्या इससे वाहियात कोई जवाब हो सकता था? कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी को इस तरह कैसे पसंद कर सकता था? आरोही, अब तुमने इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या मैं इतना बुरा हूँ? ठीक है, मैं कार्तिक और अर्जुन जितना हैंडसम नहीं हूँ, पर मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता हूँ। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड से तो ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, और तो मुझे तुम्हारे शादीशुदा होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते समय वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे अब आरोही चाहकर भी उस मना नहीं कर पाएगी। ये इसलिए था क्योंकि एक तो वो अमीर था और दूसरा उसके हिसाब से वो आरोही के पति से यंग और हैंडसम था। ध्रुव की बात सुनकर आ रही बीना कोसी इमोशन के बोली, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। आरोही की बात सुनकर ध्रुव एकदम से निराश हो गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपनी चमकती आंखें से बोला, ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारा हस्बैंड कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। पर क्या हुआ जब मुझे बाद में पता चला कि ये सब बस एक झूठ है और तुमने बस मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब कहा है। ये सुनकर मजे से अपना पिज़्ज़ा खाते हुए बिना किसी झिझक के बोली, अगर मैंने तुमसे कुछ भी झूठ कहा होगा तो मैं अपनी हस्बैंड को डाइवोर्स देके तुम्हारे साथ रिलेशन के आ जाऊंगी। आरोही की बात सुनकर ध्रुव एकदम से खुश हो गया। क्या तुम सच तो बोल रही हो? बाद में तुम अपने बात से पलट तो नहीं जाऊंगी? आरोही बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैंने जो कहा है मैं वही करूंगी। आधे घंटे बाद आरोही ने टाइम देखा, अभी तक को दक्ष को आ जाना चाहिए था, वो कहाँ रह गया? आरोही अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन की तरफ देखा, वंश का कॉल था। ये देखकर आरोही ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। तभी उधर से वंश की आवाज आया, आरोही हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो अचानक से बॉस को कुछ आ गया। आई होप कि तुम थोड़ा और इंतजार कर सकती हो। आरोही जल्दी से बोली, क्या हुआ दक्ष? वो ठीक है ना? आरोही को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दक्ष टाइम पे आने वाला इंसान था। उसे फालतू का एक सेकंड भी वेस्ट करना पसंद नहीं था, और ऊपर से उसे वंश की आवाज़ भी थोड़ी अजीब लग रही थी। वंश ने जल्दी से कहा, नहीं सब ठीक है, बॉस भी बिल्कुल ठीक है, वो तुम्हें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। ये देखकर कि दक्ष थोड़ी देर में आ जाएगा, आरोही बोली, ठीक है। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, वो मेरे हस्बैंड को कुछ काम आ गया है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आरोही की बात सुनकर ध्रुव की आंखें चमक उठी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है। ध्रुव बड़ी सी स्माइल के साथ, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। आरोही को पता था इतने बड़े बिजनेस का सीईओ होने के तौर पर दक्ष के बहुत काम होते थे और ज़्यादातर बिजी ही रहता था, इसलिए आरोही ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वो उसका इंतजार करने लगी। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया, पर दक्ष नहीं आया। अब आरोही को चिंता होने लगी थी, लेकिन फिर से वंश का कॉल आया और वो बोला, आई एम सॉरी आरोही, पर बॉस का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। वंश की बात सुनकर आरोही को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो बोली, कोई बात नहीं, दक्ष को कहना कि वो आराम से अपना काम खत्म करके आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही आरोही की बात सुनकर ध्रुव बोला, क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड अभी भी नहीं आ रहा है? आरोही बोली, सॉरी, वो बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा और टाइम लगेगा। ध्रुव भी बोला, कोई बात नहीं, मेरा पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इंतजार कर सकता हूँ। वही दूसरी तरफ मुंबई में सारा काम खत्म करने के बाद आर्या सीधे रूम में सोने चली गए। उसे अपने शरीर में बहुत दर्द जे रहा था, लेकिन अगर वो खाना नहीं बनाती तो रुद्रम उसे फिर से टॉर्चर करता, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से वही सब झेल सके, जिस वजह से उसने अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए सारा काम किया। लेकिन अब वो बुरी तरह से थक चुकी थी। रात का समय, रुद्रम की कार घर के बाहर आकर रुकी। रुद्रम कार से बाहर और सीधे घर के अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। हर बार की तरह उसकी नज़रें सिर्फ आर्या को ढूंढ रही थी, पर आज उसे आर्या कहीं भी नजर नहीं आए। उसने किचन में देखा और आर्या को वहां भी न देखकर रुद्रम की आंखें एकदम से कठोर हो गई। वो समझ कि आर्या कहाँ होगी, वो सीधा ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंच के उसकी नज़र सीधा बेड पर आराम से सो रही आर्या पर गए। आर्या को इतने मजे से बेड पर सोता देख रुद्रम की आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गए। वो जल्दी से बेड की तरफ गया। बेड के पास पहुंचकर उसने बेरहमी से आर्या की बेड से धक्का दे दिया।
वही आर्या जो कि इस समय काफी गहरी नींद में थी, रुद्रम के इस तरह धक्का देने से खुद को संभाल नहीं पाए और एक तेज धम के आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही आर्या के मुंह से एक दर्द भारी चीख निकल गए। आर्या की चीख सुनकर भी रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कसकर आर्या को बाल को पकड़कर उसे खड़ा किया और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं रखा है। क्यों हर बार भूल जाते हो कि तुम यहाँ किस हैसियत से रह रही हो, और क्या सोचकर तुम यहाँ कमरे में आराम कर रही थी? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं इस टाइम घर आता हूँ डिनर करने के लिए? क्या तुमने डिनर रेडी किया है? रुद्रम ने पकड़ उसके बालों बहुत ही तेज थी जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के मारे उसके आंखों में आंसू आ गए। वो सच में आज बहुत थक गई थी जिस वजह से उसे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब रात जो गई और उसकी आंख ही नहीं खुली जिस वजह से उसने आज डिनर भी नहीं बनाया। वह घबराए हुए नजरों से रुद्रम को देख रही थी क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है और उसके लिए वह इस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर उसकी मर्जी मायने ही कब रखती थी। रुद्रम वही करता था जो उसका मन करता था। बिना आर्या के जवाब सुने रुद्रम ने आर्या को अपने गोद में उठाकर बेदर्दी से उसे बेड पर फेंक दिया। उसके ऐसा करने से आर्या सीधे जाकर बेड पर गिरी और एक बार फिर उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। पूरी रात रुद्रम का टॉर्चर सहने के बाद आर्या के अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह दोबारा से उन सबको झेल सके। भले ही उनकी शादी को 1 साल हो गए थे, पर आर्या को आज भी वह सब करने में उतना ही ज्यादा दर्द होता था जितना ज्यादा उसे पहली बार में हुआ था। क्योंकि वो सब करते समय रुद्रम कभी भी उसके साथ जेंटल तरह से पेश नहीं आता था। वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उसके साथ वाइल्ड रहता था। वो ये सब प्यार के लिए नहीं बल्कि आर्या को तकलीफ देने के लिए करता था, जिससे वो कामयाब भी होता था। आर्या जल्दी से बैठ गई। वो सच में अभी ये सब नहीं करना चाहती थी। वो घबराए हुए नजरों से रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे सच में टाइम का पता नहीं चला। आज मुझे बहुत दर्द हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रही थी। रही डिनर की बात तो आप बैठिए, मैं बस 10 मिनट में लेकर आती हूँ। प्लीज आज के लिए बस मुझे माफ कर दीजिए। सच में आज मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आपको झेलने की। ये सब कहते हुए डर के मारे आर्या कौप रही थी। वही रुद्रम अपनी लाल आंखें से आर्या को घूर रहा था। उसकी बात सुनकर वो बिना किसी इमोशन के बोला, ये सब तुम्हें सोने से पहले सोचना चाहिए था, और अब जब तुमने गलती कर दी है तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। और मुझे इस समय बहुत तेज भूख लग रही है। खाना नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो, आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। ये बोलते समय रुद्रम के चेहरे पे एक स्माइल था जिससे वो काफी खतरनाक लग रहा था, और ये बोलकर वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। रुद्रम को इस तरह देखकर आर्या की आंखें खौफ से भर गए। पहले ही रुद्रम की बात सुनकर वो बुरी तरह घबरा गई थी, और अब इस तरह कपड़े उतारता देख वो बुरी तरह डर गई थी। वो एक बार और कोशिश करते हुए बोली, प्लीज मुझे बस आज के लिए माफ कर दीजिए। मैं सच में आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे सच में आज बहुत दर्द हो रहा है। आज मेरी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से वो सब कर सकूं। आर्या लगभग उसके सामने गिरहिरा रही थी और उसे छोड़ने को बोल रही थी। वही रुद्रम के ऊपर आर्या की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसी तरह अपने कपड़े उतर के आर्या की तरफ बढ़ गया, और रुद्रम को इस तरह खुद के करीब आता देख आर्या की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। रुद्रम को करीब आता देख आर्या पीछे होने लगी, पर वो पीछे हो पाती उससे पहले ही रुद्रम ने उसके पैर पकड़कर एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्रम के इस तरह आर्या बुरी तरह डर गए। आर्या ने रुद्रम की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, पर वो चाह पर भी उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। आर्या गिड़गिड़ा रही थी और खुद को छोड़ने की भीख मांग कर रही थी, पर रुद्रम को जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस अपनी मन की किए जा रहा था। रुद्रम बिना 1 सेकंड का समय गवाए सीधे आर्या के ऊपर आ गया। अब आर्या की छोटी सी बॉडी रुद्रम के नीचे दबी हुई थी। रुद्रम आर्या के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आर्या और आरोही के बीच का रिश्ता क्या है? क्यों वो दोनों एक जैसे दिखते हैं? रुद्रम को करीब आता देख आर्या पीछे होने लगी, पर वो पीछे हो पाती उससे पहले ही रुद्रम ने उसके पैर पकड़कर एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्रम के इस तरह आर्या बुरी तरह डर गए। आर्या ने रुद्रम की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, पर वो चाह पर भी उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। आर्या गिड़गिड़ा रही थी और खुद को छोड़ने की भीख मांग कर रही थी, पर रुद्रम को जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस अपनी मन की किए जा रहा था। रुद्रम बिना 1 सेकंड का समय गवाए सीधे आर्या के ऊपर आ गया। अब आर्या की छोटी सी बॉडी रुद्रम के नीचे दबी हुई थी। वही रुद्रम अपनी गुस्से भरी नजरों से आर्या को देख रहा था, क्योंकि वो उससे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था।
आर्या को इस तरह खुद से दूर जाता देख रुद्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो कसकर आर्या के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? रुद्रम अग्निहोत्री को रोकने की? लगता है मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही अच्छा से तुम्हारे साथ पेश आ रहा हूँ कि तुम अपनी औकात भूल गए हो। पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ, फिर आगे से तुम मुझे रोकने से पहले 100 बार सोचोगी। ये बोलकर रुद्रम ने एक झटके के साथ आर्या के कपड़े को फोड़ दिया। वहां रुद्रम का ये रूप देखकर आर्या बुरी तरह डर गए। वो बस कैसे भी करके रुद्रम से दूर जाना चाहती थी। वो बार बार अपने छोटे से बॉडी को मूव करते हुए रुद्रम की पकड़ से निकलने की भी नाकाम कोशिश कर रही थी। पर वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर वो खुद को रुद्रम की पकड़ से आज़ाद नहीं कर पा रही थी। उसकी हर एक कोशिश रुद्रम के आगे बेकार थी। वही रुद्रम बिना किसी इमोशन के आर्या के साथ वो सब कर रहा था। वही आर्या के आंख से बिना रुके आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, पर वो खुद को रुद्रम की पकड़ से आज़ाद नहीं कर पाएगा। रुद्रम वही करेगा जो वो करना चाहता है, इसलिए उसके सामने रोने या गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसे इस तरह देखकर रुद्रम को मजा ही आ रहा होगा। आर्या अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी आखिर क्या गलती की थी जो भगवान उसे ऐसी सजा दे रहा था। उसे आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, न ही किसी का बुरा चाहा, लेकिन फिर से उसे कभी भी कोई खुशी नहीं मिली। जन्म होते ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसके माँ बाप जिंदा भी है कि नहीं। उसने कभी भी अपने माँ बाप को नहीं देखा था। उसका बचपन अनाथ आश्रम में बीता था, फिर बाद में किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया, पर उसे वहाँ भी कोई खुशी नहीं मिली। वो लोग उसे खूब मरते और उसके साथ जानवरों जैसे व्यवहार करते थे। और अब जिस आदमी से उसकी शादी हुई थी वो भी किसी राक्षस से कम नहीं थी। वो उसके पास तब आता था जब उसे अपनी नीड सेटिस्फाई करनी होती थी। उसे उसके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस रोज रात उस पे अपनी मर्दंगी दिखता था और रोज रात उसके आत्मसम्मान को कुचल कर चला जाता था, और अभी भी वो वही कर रहा था। वही रुद्रम ऐसे ही धीरे धीरे आर्या के बदन से सारे कपड़े अलग करने के बाद उसने आर्या की तरफ देखा। वही रुद्रम के इस तरह देखने से आर्या ने अपनी नज़र फेर ली, जैसे उसे रुद्रम के इस तरह देखने से घिन आ रही हो। वो बस अब किसी लाश की तरह वहां पड़ी थी, जैसे उसे रुद्रम अब कुछ भी करने से कोई फर्क न पड़ रहा हो। वही आर्या का रिएक्शन देखकर रुद्रम के आसपास का ऑरा एकदम से ठंडा हो गया। उसकी आंखें से एकदम से कठोर हो गए। उसकी पकड़ आर्या पर गए, जिसे महसूस कर आर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं आए। उसे पता था कि अगर उसके मुंह से जरा भी आवाज निकली तो ये रुद्रम की जीत होगी, और आज आर्या कुछ भी हो जाए रुद्रम को जीतने नहीं देना चाहती थी। आर्या का रिएक्शन देख रुद्रम के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ रहा था कि आर्या अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है, पर वो भी देखना चाहता था कि वो कब तक उसे बर्दाश्त कर सकती है। रुद्रम ने फिर अपने गर्म दहकते होठ आर्या के गर्दन पर रख दिए और उसे चूमने लगा, जिसे महसूस कर आर्या ने कस अपनी मुट्ठी भींच ली। वही रुद्रम उसे किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था। वो बाइट करते हुए उसके पूरे गले पर निशाना छोड़ रहा था। उसके इस तरह बाइट करने से आर्या को तकलीफ तो हो रही थी, पर उसने अपने होठ कसकर भींच रखे थे ताकि उसके मुंह से एक भी आवाज न निकले। रुद्रम काफी देर तक उसे इसी तरह किस और बाइट करता था। उसके बाद उसने अपना सिर आर्या के गले से बाहर निकालकर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा तो पाया कि आर्या ने अभी भी अपने चेहरे धूमा रखा था और अपने होठों को कर आपस में भींच रखा था ताकि वह आवाज से ना कर सके। वही आर्या को इस तरह देखकर उसने कसकर आर्या को छोटे से चेहरे को पकड़कर अपने तरफ किया और अपने सख्त होठ आर्या के मुलायम होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। वो उसे बहुत ही इंटेंसिटी के साथ कर रहा था, जैसे वो उसे कच्चा चबा जाना चाहता हो। उसके किस में बिल्कुल भी नरमी नहीं थी। वो उसे बहुत ही गुस्से के साथ किस कर रहा था, जैसे वो उस पर अपना गुस्सा निकल रहा हो। वही रुद्रम के इस तरह किस करने की वजह से आर्या को अपने होठों में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि रुद्रम उसके होठों पर किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था। लेकिन आर्या के पास भी इस दर्द को सहने के अलावा कोई चारा भी था, जिस वजह से उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच रखी थी और इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। वह रुद्रम बिना रुके उसे किस किए जा रहा था। उसे उसके दर्द से कोई मतलब नहीं था। वही रुद्रम के इस तरह किस करने से आर्या की सांस उखड़ने लगी थी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी उसने जरा सी भी हरकत नहीं की। वो वैसे ही बेड पर पड़ी रही। उसने न ही रुद्रम की पकड़ से छूटने की कोशिश, न ही उसे खुद से दूर करने की। वही रुद्रम भी महसूस कर सकता था कि आर्या को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आर्या गहरी गहरी सांस लेने लगी। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसकी आंखें बंद थी। उसके छोटे चेहरे पे दर्द साफ नजर आ रहा था। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक देवी स्माइल आ गए।
रुद्रम आर्या के ऊपर से उठा और अपने कपड़े निकलकर वापस से आर्या के ऊपर आ गया और उसके साथ वो सब करने लगा। रुद्रम के इस तरह करने आर्या ने और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रम बहुत ही हार्श तरीके से वो सब कर रहा था, जिस वजह से आर्या के दर्द तो बहुत रहा था, पर वो रुद्रम के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। वही आर्या का ऐसा बिहेवियर और ऐसा रिएक्शन देखकर रुद्रम समय के साथ उसके साथ और भी ज्यादा रफ होता जा रहा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर वो सब कर रहा था जिससे आर्या को तकलीफ और उसके मुंह से सीख निकले। लेकिन आर्या कसकर अपने मुट्ठी बांधे बेड पर बिछे बेडशीट को अपने मुट्ठियों में दबोचा कर अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। उसने मुंह से अभी तक एक भी आवाज नहीं निकली थी। वह रुद्रम अब आर्या के छोटे से चेहरे को पकड़कर उसके होठों को जबरदस्ती अपने होठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा, पर आर्या ने उसके किस का कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, वो कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती थी। वही रुद्रम वैसे ही उसे किस करते हुए उसके बिना रुके वो सब करता था। रुद्रम तब तक आर्या के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। पता नहीं उसने वो सब कितनी बार किया होगा। वही आर्या की हालत आप खराब हो चुकी थी, पर रुद्रम को उसकी हालत से कोई मतलब नहीं था। उसे बस अपना सेटिस्फैक्शन चाहिए था, उसे मिल चुका था। उसने एक झटके के साथ आर्या को छोड़ दिया और बिना उसकी तरफ एक नज़र भी देखे वो सीधी वॉशरूम चला गया। वही आर्या बिना कपड़ों के किसी लाश की तरह वहां बेड पर पड़ी थी। उसने तो अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो ब्लैंकेट उठाकर खुद को कवर कर सके। वही दूसरी तरफ लगभग आधी रात हो गई थी, पर दक्ष अभी तक नहीं आया था। आरोही अब इंतजार करते करते थक चुकी थी, जिससे उसके पलकें भारी होने लगी थी। उसने धीरे से अपनी चीन टेबल पर रखी और वो सो गई। वही ध्रुव बस एक तक गेट की तरफ देख रहा था और आरोही हंसबैंड कर इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र आरोही की तरफ गई और आरोही को इतने आराम से सोता देख ध्रुव की नज़रें उस पर टिक गई। तभी उसे उस रात वाला सीन याद आया जब उसने पहली बार आरोही को बिना मेकअप के देखा था, और ये याद आते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो बस अब जल्द से जल्द अब आरोही को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। उसे याद आया कि आरोही ने उसे कहा था कि अगर आज उसका हस्बैंड उससे मिलने आया तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ध्रुव ने जल्दी से घड़ी की तरफ देखा और उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई, क्योंकि 12 बजने में बस कुछ मिनट ही बाकी थे। उसने एक नज़र सोती हुए आरोही को देखा और फिर चेहरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोला, धीरे से बोला आरोही। लेकिन वो आरोही को छू पाता उससे ही एक हैंडसम आदमी रेस्टोरेंट के अंदर आया। उसके आसपास से ठंडा ऑरा निकल रहा था। वही ध्रुव को अचानक से ठंड लगने लगी। ठंड के मारे उसे अपने पूरे शरीर में कपकापी महसूस हुए। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गए। एक लड़का जिसने बहुत ही कितमी सूट पहन रखा था, वो धीरे धीरे चलकर उनकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो रखी थी, जैसे वो उसे अपनी आंखों से भस्म कर देना चाहता हो। जैसे जैसे वो आदमी उसकी तरफ आ रहा था, उसकी कपलापट बढ़ती जा रही थी। इस समय ध्रुव को वो इंसान किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लड़के के हैंडसम चेहरे पे गए, उसका दिमाग एकदम से सुन पड़ गया। उसके दिमाग में बस आरोही के शब्द घूम रहे थे। कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम उसके सामने खड़ा वो इंसान सच में कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम था। उस लड़के को अपने करीब देखकर ध्रुव अपने होश में वापस आया और उसे अंदाजा हुआ कि वो कैसे उस लड़के को घूर रहा था। ये महसूस कर ध्रुव थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला, जी क्या आपको कुछ चाहिए? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी कोर नजरों से ध्रुव को घूर रहा था। उस आदमी को इस तरह देखने से ध्रुव को पता नहीं, पर अंदर ही अंदर उस आदमी से बहुत डर महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो जैसे उसे कच्चा चबा जाना चाहता हो। उसे ये आदमी किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। ध्रुव का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। वही इन सब से अनजान आरोही जो गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से उसका शरीर डिसबैलेंस हुआ और वो गिरने को हुए। ये देखकर कि आरोही गिरने वाली है, ध्रुव जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसमें सामने खड़ा लड़का ध्रुव से भी तेज था। ध्रुव आरोही को छू पाता उससे पहले ही उस आदमी ने आरोही को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। वो इतना तेज था कि ध्रुव की उंगलियां भी आरोही को छू नहीं पाई थी। वही ध्रुव ने जब उस आदमी को इस तरह आरोही के गले लगाते देखा तो उसकी आंखें एकदम से कठोर हो गए। वही इन सब में आरोही की आंखें खुल गई थी और शौक के साथ अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी। लेकिन फिर उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई और वो कसकर उस आदमी को बुलते हुए बोली, हब्बी आप आ गए, लेकिन आपने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बोलते समय वो बहुत क्यूट लग रही थी। वही दक्ष आरोही को देख रहा था जो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उससे चिपके शिकायत कर रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष के आस का भयानक ओरा एकदम से गायब हो गया। उसकी आंखें भी एकदम से वार्म हो गए।
ध्रुव ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और फिर उस आदमी की तरफ। यहाँ क्या चल रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और आरोही ने उसे इस तरह गले क्यों लगा रखा था। आरोही को किसी गैर आदमी के इतने करीब देखकर ध्रुव को गुस्सा आ गया और वो आरोही को उस आदमी की पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे इस तरह गले लगा कि, छोड़ो उसे। ध्रुव की बात सुनकर आस का मोहाल एक बार फिर ठंडा हो गया, लेकिन उसे एक भी ध्रुव की तरफ नहीं देखा। उसका ध्यान बस आरोही पर था। उसके आरोही की छीन पकड़कर ऊपर किया और उसे एकदम से किस कर लिया। वो बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। दक्ष के इस तरह आरोही को किस करने से रेस्टोरेंट में एकदम से सन्नाटा छा गया। ध्रुव अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आरोही और उस आदमी की तरफ देख रहा था। वो समझ गया था कि उसके सामने खड़ा ये इंसान और कोई नहीं आरोही का हस्बैंड है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। भले ही उसे पता था कि आरोही खूबसूरत है, फिर भी वो कभी भी आरोही के इस भयानक मेकअप के साथ उसे किस नहीं कर सकता था। पर उसके सामने खड़ा ये आदमी बेझिझक आरोही को किस कर रहा था, जैसे उसे आरोही के लुक से कोई फर्क न पड़ता हो। लेकिन तभी उसे आरोही के कहे शब्द याद आए कि वो इस तरह इसलिए रेडी होती थी क्योंकि उसके हस्बैंड को ये पसंद था। वही दक्ष बिना रुके आरोही को किस कर रहा था, जैसे उसे ध्रुव के वहां होने या होने से कोई फर्क न पड़ता हो। वो तब तक आरोही को किस करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। इस समय दक्ष के चेहरे पे एक सेटिस्फाई भरा लुक था, जैसे उसने अभी अभी जो किया उससे वो बहुत सेटिस्फाई था। उसके बाद उसने आरोही को अपने गोद में उठा लाया और वहां से चला गया। शुरुआत से लेकर आखिर तक दक्ष ने कुछ नहीं कहा था, नहीं ध्रुव की तरफ देखा। उसका सारा ध्यान बस अपनी प्यारी सी बीवी पर था। वही आरोही भी ध्रुव के बारे में पूरी तरह भूल चुकी थी। उसके ध्यान भी बस अपने हब्बी पर था। उससे आते हुए मैनली परफ्यूम की खुशबू उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। भले ही रोज की तरह दक्ष ने आज भी काले कपड़े पहन रखे थे, पर आज वो उसे रोज से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। दक्ष को देखकर वो पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। अब जब वो ध्रुव के बारे में सोच रही थी तो उसे लिए बुरा लग रहा था। उसे पता था कि आज ध्रुव का भरण बुरी तरह टूट गया होगा। वही वंश जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसने देखा ध्रुव अभी भी उसी तरह हैरान वहां खड़ा है। ध्रुव की ऐसी हालात देखकर वंश मन ही दक्ष की कोसते हुए बोला, बॉस क्या इस बच्चे के साथ ऐसा करने में बिल्कुल भी दया नहीं आए। उसे पता था दक्ष ने आज जो किया था उस शौक से उभरने में ध्रुव को बहुत समय लगेगा। आखिर जिसे आप पसंद करते हो उसे अपनी आंखें के सामने किसी और वो किस करता देखना आसान नहीं होता था। वही आरोही भी यही सोच रही थी, पर वो खुश थी कि अब ध्रुव उसका पीछा नहीं करेगा। फाइनली अब वो शांति से रह सकती थी, वरना सच में ध्रुव ने कॉलेज में उसका जीना हराम कर रखा था। दक्ष ने आरोही की तरफ देखा जो एक तक उसे ही देख रही थी। उसके छोटे से चेहरे पे थकान साफ नजर आ रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष धीरे से बोला, थक गए हो? आरोही अपना सिर दक्ष के सीने पर रखते हुए बोला, हाँ बस थोड़ा सा। क्या आज आपको कोई इम्पोर्टेंट काम था? कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? दक्ष बिना किसी इमोशन के बोला, नहीं सब ठीक है। क्या ऐसा है? पर फोन पर वंश के आवाज से लग रहा था जैसे बुरी घबराया हुआ है। आरोही ने शक भरी नजरों से वंश की तरफ देखते हुए कहा। आरोही की बात सुनकर वंश की पीठ एकदम से कठोर हो गए। वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं आरोही ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुए होगी। अगर वो उसे खोलते तेल में भी डाल देगी तो भी वो कभी ये बताने की हिम्मत नहीं करेगा। पिछले 5 घाटों से दक्ष रेडी हो रहा था। उसने कम से कम 10 स्टाइलिस्ट को टॉर्चर कर दिया था, यहाँ तक कि कुछ को तो इंडस्ट्री से बंद भी कर दिया था क्योंकि उसे उनकी चॉइस अच्छी नहीं लगी थी। आरोही ने फिर आगे कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसे पता था कि अगर कुछ होता तो भी वंश उसे कभी कुछ नहीं बताता। वंश दक्ष के सबसे ज्यादा वफादार इंसान था। दक्ष आंख बंद करके वंश पर भरोसा करता था। फिर वो धीरे से अपनी उंगलियां दक्ष के सीने पर फेरते हुए बोला, अच्छा हुआ अभी आप टाइम पर आ गए, वरना मैं किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाती। मैंने और ध्रुव ने एक शर्त लगाई थी कि मैंने उससे जो कुछ कहा था वो सब एक झूठ निकला, और अगर मेरा हस्बैंड आज नहीं आए तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। आरोही को बात सुनकर दक्ष की आंखें एकदम से काली हो गए। लेकिन आरोही आगे बोली, लेकिन जैसे आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप आओगे, इसलिए मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और उससे शर्त लगा ली क्योंकि मुझे पता था कि सो कुछ भी हो जाए अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ोगे। और ध्रुव का रिएक्शन देखकर मुझे पूरा यकीन है कि वो अब मेरा पीछा छोड़ देगा। आखिर मेरा हस्बैंड है ही इतना हैंडसम। आरोही की आगे की बात सुनकर दक्ष के आंखें फिर से नॉर्मल हो गए। ये साफ था कि आरोही उसे बट लगने की कोशिश कर रही थी, फिर भी आरोही के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दक्ष खुश हो गया था। दक्ष का रिएक्शन देखकर वंश ने गहरी सांस ली। सच में आरोही अलग थी। उसने कितनी भी बार दक्ष से कहा था कि वो कुछ
भी पहने हैंडसम ही लगेगा, लेकिन फिर भी उसने उनकी एक नहीं सुनी और 5 घंटों से ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया। वही आरोही ने बस उसे हैंडसम कहा और वो खुश हो गया। वो फाइनली समझ गया था कि उनकी 10,000 कॉम्प्लीमेंट भी आरोही के बस एक कॉम्प्लीमेंट हैंडसम से आगे कुछ नहीं था। क्या अब सच में ध्रुव आरोही का पीछा छोड़ देगा? अनीता रानी, बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि सोनाली कौन है और आर्या और आरोही के बीच का क्या रिश्ता है, क्यों वो दोनों एक दूसरे के तरह दिखते हैं। स्टोरी में थोड़ा सस्पेंस नहीं होगा तो पढ़ने में मजा कहाँ से आएगा, इसलिए बस आप स्टोरी पढ़ते रहिए, आपको जल्द ही आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आजकल आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हुए हो। क्या आपको स्टोरी पसंद नहीं आती है? अगर नहीं आ रही है तो बताएं, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगी। दक्ष को समझ आ रहा था कि आरोही उसे बट लगने की कोशिश कर रही है, फिर भी आरोही के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दक्ष खुश हो गया था। दक्ष का रिएक्शन देखकर वंश ने गहरी सांस ली। सच में आरोही अलग थी। उसने कितनी भी बार दक्ष से कहा था कि वो कुछ भी पहने हैंडसम ही लगेगा, लेकिन फिर भी उसने उनकी एक नहीं सुनी और 5 घंटों से ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया। वही आरोही ने बस उसे हैंडसम कहा और वो खुश हो गया। वो फाइनली समझ गया था कि उनकी 10,000 कॉम्प्लीमेंट भी आरोही के बस एक कॉम्प्लीमेंट हैंडसम से आगे कुछ नहीं था। दूसरी तरफ मुंबई, रुद्रम के वहां से जाने के बाद आर्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। दर्द के मारे उसका पूरा शरीर कौंप रहा था। उसने उठने की कोशिश की पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। इस समय उसे पूरे शरीर में बेहिसाब दर्द हो रहा था, खासकर अपने पैर में। उसने जैसे तैसे खुद को ब्लैंकेट से कवर लिया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। इस समय उसे रुद्रम का बिल्कुल भी डर नहीं था कि कहीं बाथरूम से आने के बाद वो उसके साथ फिर से वही सब न करने लग जाए, क्योंकि उसे पता था कि वो अब सीधे ऑफिस चला जाएगा। ये उसका रोज का था। ये सब करने के बाद वो कभी भी उसके साथ नहीं रुकता था। वो उसे उसी तरह छोड़कर चला जाता था। वो उसे किसी बाजारों लड़की की तरह ट्रीट करता था जिसका काम सिर्फ उसे सेटिस्फाई करना था, और जैसे ही उसका मन भर जाता था वो उसे छोड़कर चला जाता था। इसलिए आर्या ने उठने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और वो उसी तरह आंख बंद करके बेड पर लेटी रही। वही थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और रुद्रम बाहर आया। इस समय उसने बस अपनी कमर पर एक ढीली सी टॉवल लपेट रखी थी। उसके बाल गीले से जिससे पानी पटक रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो इस समय नहा कर आया था। उसके एक पैक्सेप्स पर पानी की बूंदें चमक रही थी, जिससे वो बहुत हॉट लग रहा था। अगर कोई लड़की उसे इस तरह देख लेती तो उस पर अपना दिल हार जाती। वो दिखने में जितना हैंडसम था उतना ही वो खतरनाक भी था। उसने एक नज़र बेड पर बेजान पड़ी आर्या की तरफ देखा और फिर वो अपने बाल पोंछते हुए उसे इग्नोर करते हुए सीधे क्लोजेट एरिया की तरफ चला गया। वही दरवाजे की आवाज़ सुनकर आर्या समझ गई थी कि रुद्रम बाथरूम से बाहर आ गया है, लेकिन फिर भी उसने एक नज़र उठाकर रुद्रम की तरफ नहीं देखा और वहीं ही आंखें बंद किए लेटी रही। थोड़ी देर बाद रुद्रम रेडी होकर बाहर आया। उसने इस समय ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहन रखा था। वो बस ठंडी आंखें से आर्या को घूर रहा था, क्योंकि उसने एक नज़र भी उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। उनसे जब से उसके साथ वो सब किया था तब वो उसे अवॉइड कर रही थी। उसे पता था कि आर्या जगी हुई है। आर्या का इस तरह खुद को इग्नोर करना रुद्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो चलकर बेड की तरफ गया। उसने घूरकर आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ देखा और कसकर उसके चेहरे को पकड़ लिया। रुद्रम के इस तरह करने से आर्या के मुंह से के चीख निकल गए। उसने एक नज़र रुद्रम की तरफ देखा और फिर अपनी फेर लिया। वही आर्या का रिएक्शन देखकर रुद्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने गुस्से में आर्या के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। वो उसे बुरी तरह से किस कर रहा था। वो किस कम उसके होठों को काट ज्यादा रहा था। साफ पता चल था कि वो किसकी थरू आर्या पर अपना गुस्सा निकल रहा था। साफ था कि उसे आर्या का इस तरह इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो आर्या के साथ ऐसा कर रहा था। वही आर्या शांत थी। वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही थी। वो अब कुछ भी करके रुद्रम को उकसाना नहीं चाहता थी, जिस वजह से वो शांत थी और रुद्रम जो चाहता था उसे करने दे रही थी। वही रुद्रम तब तक आर्या को किस करता रहा जब उसके मुंह में खून का स्वाद नहीं आ गया। उसने एक झटके के साथ आर्या को छोड़ दिया। फिर वो उसके लाल हो चुके होठों को धीरे से अपनी उंगलियां से सहलाते हुए बोला, वैसे वाइफी आज का दिन कुछ ज्यादा ही टेस्टी था और आज के बाद मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना, वरना ये तो सिर्फ ट्रेलर था और बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। ये बोलते समय रुद्रम के चेहरे पे एक तिरछी स्माइल थी। फिर वो वहां से चला गया। वही रुद्रम की ऐसी बात सुनकर भी आर्या चुप थी। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे अब इन सब की आदत हो चुकी थी। वही रुद्रम के जाने के बाद उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो रोना तो चाहती थी, पे आंख से आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद उसे भी अब इन सब की आदत हो गई थी, जिस वजह से वो भी सूख चुके थे।
आर्या जानती थी कि उसकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो इस शादी से भाग भी तो नहीं सकती थी, और वो भाग के जाती भी तो कहाँ जाती, उसका इस दुनिया में था ही कौन, कोई भी नहीं, वो अकेली थी। उसने कितनी बार खुद की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन रुद्रम उसे हर बार बचा लेता था। उसके बाद वो उसे खूब टॉर्चर करता था, इसलिए आर्या ने अब कोशिश करना छोड़ दिया था और इसी को अपनी हकीकत मान लिया था। शायद उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही लिखा था। उसकी शादी को 1 साल जो गए थे, पर रुद्रम का रवै उसके प्रति वैसा का वैसा ही था, बल्कि दिन पर दिन खराब होते जा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वो उसके साथ उतना ही रूड होता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि रुद्रम उसे किस बात की सजा दे रहा था। उसने ऐसा क्या किया था जो रुद्रम उससे इस हद तक नफरत करता था कि उसे दर्द में देखकर उसे सुकून मिलता था। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज, कार्तिक को नींद नहीं आती थी, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रखा था। उसने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और बोला, चलो अब मैं चलता हूँ, काफ़ी रात हो गए है, कल मिलते ही। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। वो अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी कि तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। रात के वजह से चारों तरफ सन्नाटा था, जिस वजह से वो उस आवाज़ को क्लियरली सुन सकता था। कार्तिक ने जल्दी से उस तरफ देखा जहां से आवाज़ आई थी। आरोही को इस समय वहां देखकर कार्तिक की भौहें सिकुड़ गई। वो इस समय यहाँ क्या कर रही थी और उसके साथ ये लड़का कौन है? कार्तिक जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने जल्दी से उस तरफ देखा जहां आरोही खड़ी थी। उसे बस आरोही का चेहरा नजर आ रहा था, लड़के की पीठ उसकी तरफ थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर फिर भी वो पहचान गया था कि वो आदमी कौन है। वो अपने भयानक सपने में भी उस आदमी को नहीं भूल सकता था। दक्ष, वो यहाँ क्या कर रहा है? दक्ष को अपने सामने देखकर उसकी आंखें डर से भर गए। वही आरोही दक्ष के गाल पर एक किस करते हुए जल्दी से उसकी गोद में कूद गए और भागने लगी। वही आरोही के इस तरह गाल पर किस करने से दक्ष की आंखें छोटी हो गई। वही आरोही खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे पता था कि उसका इस तरह उसके गाल पर किस करना दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो ये सब जानबूझकर दक्ष को परेशान करने के लिए कर रही थी। अब जब उसने उसे इतना इंतजार करवाया था तो उसे भी उसे तंग करना बनता था, पर वो भाग पाती उससे पहले ही दक्ष ने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब आरोही दक्ष के मजबूर बाहों में कैद थी। दक्ष उसकी तरफ झुका और उसने बिना 1 सेकंड का समय गवाए उसे किस कर लिया। वही आरोही थोड़ी छटपटाई, लेकिन फिर उसने उसे अपने आप को दक्ष को बाहों में ढीला छोड़ दिया। आखिर वो उसे इतने प्यार से जो किस कर रहा था। वही आरोही भी कब तक खुद को रोक पाती, फिर भी दक्ष का उसके किस में साथ देने लगी। उन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो इस समय कहाँ है, वो बस एक दूसरे को प्यार करने में पूरी तरह खो चुके थे। कार्तिक ने जब दक्ष को आरोही के भयानक चेहरे को किस करते हुए देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। यहाँ क्या हो रहा था? आरोही दक्ष के साथ कर रही थी, वो दोनों एक दूसरे को किस क्यों कर रही थी? कार्तिक का दिमाग ये सब सोचकर फटने लगा था। नहीं, जैसे वो सोच रहा था वो सच नहीं हो सकता था, पर वो आंखें देखी बातों को झूठला भी तो नहीं सकता था। उसे पता था कि दक्ष की शादी हो चुकी है, पर उसने अपने भयानक से भयानक सपने में भी नहीं सोचा था कि दक्ष की जिससे शादी हुई थी वो लड़की और कोई आरोही थी। जब उसे ये पता चला कि दक्ष की शादी हो गई है तो पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता था कि उसके दक्ष चाचू को लड़कियों से कितनी नफरत है। वो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि दक्ष की शादी किससे हुई है और वो लड़की कैसी है जिसने उसके दक्ष चाचू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि उसके दक्ष चाचू किसी डेविल से कम नहीं थे। जिस लड़की ने डेविल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था वो स्पेशल ही होगी। लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि वो लड़की और कोई नहीं आरोही है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष को आरोही में पसंद क्या आया था। क्या वो अंधा था? क्या उसे उसका भयानक चेहरा नजर आया था जो उसने सारी लड़की को छोड़कर उससे शादी की थी? उसने देखा किस करने के बाद दक्ष ने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर वहां से चला गया। अब सच जानने की बात, कार्तिक क्या करेगा? क्या वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगा कि आरोही उसकी चाची है? वही कार में दक्ष बिना रुके आरोही को किस कर रहा था। वही आरोही कब से उसे खुद की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर दक्ष उसे छोड़ ही नहीं पा रहा था, बल्कि समय के साथ उसकी किस पैशनेट होते जा रही थी। उसका दिमाग ये सोच सोचकर खराब होते जा रहा था कि अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो आरोही किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाती। आरोही की हिम्मत भी कैसे हुए उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना की। आरोही सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, उसे उससे कोई अलग नहीं कर सकता था, खुद आरोही भी नहीं। अगर उसने उससे दूर जाने की कोशिश की थी वो उसे घर में कैद कर लेगा, पर उसे कभी खुद से दूर जाने नहीं देगा, चाहे कुछ नहीं हो जाए। वही दक्ष का ये रूप देखकर आरोही बुरी तरह से डर गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा भी क्या कर दिया जिससे दक्ष को इतना गुस्सा आ गया।
उसने याद करने की कोशिश की पर उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। आरोही को सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज से लगता था तो वो था दक्ष का पोसेवनेस। वो दक्ष के गुस्से को तो बर्दाश्त कर सकती थी पर उसकी दीवानगी को नहीं। दक्ष की दीवानगी और उसके बेवकूफ़ी को वजह से उसे अपना पिछला जीवन बंद दीवारों में बिताना पड़ा था। अभी तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि फिर से वही सब उसके साथ हो। सच में दक्ष को समझना उसके बस की बात नहीं थी पर अभी उसे कैसे भी करके दक्ष को शांत करना होगा वरना उसके साथ वो सब सकता था जो उसने सोचा नहीं होगा। दक्ष कब क्या कर दे किसी को पता नहीं होता था, इसलिए जल्द से जल्द दक्ष लो नॉर्मल करना होगा और उसे पता था दक्ष को शांत कैसे करना है। इतने साल दक्ष के साथ रहने के बाद उसे अच्छे से पता था कि कब क्या करना है। उसने एक गहरी सांस और दक्ष की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। दक्ष जो चाहता था उसे करने दिया। भले ही दक्ष के इस तरह करने से उसे तकलीफ हो रही थी पर यह तकलीफ उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं जो उसके साथ बाद में हो सकता था। उसे पता था अगर उसने अब और विरोध किया तो दक्ष का गुस्सा शांत होने की वजह और बढ़ जाएगा। दक्ष तब तक उसे किस करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने जल्दी से एक बटन प्रेस किया जिससे उसके और ड्राइवर के बीच में एक पतली सी मेटल की पार्टीशन आ गए। उसके बाद उसने आरोही को सीट पर धक्का दे दिया और खुद उसकी ऊपर आकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए जुनून के साथ, लिटिल वाइफी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है, खुद तुम भी नहीं समझी। ये बोलकर वो पागलों की तरह आरोही की गर्दन पर किस करने लगा। पर वो किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था जैसे ऐसा करके आरोही के ऊपर अपना हक जमा रहा हो कि आरोही सिर्फ उसकी है। दक्ष की आंखों में अपने लिए इस कदर जुनून और पागलपन देखकर आरोही अंदर तक हिल गए। उसे समझ नहीं आता था कि दक्ष उसे लेकर इतना पागल क्यों था। पिछली जिंदगी में इस जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था पर एक चीज नहीं बदला था, वो था दक्ष का उसके प्रति जुनून और पागलपन। उसे अच्छे से याद था कि वो दक्ष से शादी से पहले कभी नहीं मिली थी, फिर दक्ष उसे लेकर इतना पजेसिव क्यों था। ये बात आरोही को ये बात अभी तक समझ नहीं आई थी। पर आरोही को ये नहीं पता था कि दक्ष को उसके पल पल की खबर रहती थी। वो कब क्या करती है, उसे क्या पसंद है, वो किससे मिलती है, सब कुछ। यहाँ तक कि उसे अर्जुन और उसके बारे में सब पता था कि कैसे उसने पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज किया था। वो तो अच्छा था कि अर्जुन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर बाद में आरोही खुद ब खुद पीछे हट गए थी, वरना दक्ष को खुद नहीं पता था कि वो अर्जुन और आरोही के साथ क्या करता। दक्ष ने आरोही के छोटे से डरे हुए चेहरे की तरफ देखा और आरोही को इस तरह खुद से डरता देख दक्ष ने कसकर अपनी मुट्ठी ली। वो आरोही को डराना नहीं चाहता था पर जब उसे आरोही के मुंह से दूसरे लड़के की बात सुनी तो पागल हो गया। भले ही उसे पता था कि ये सिर्फ एक शर्त थी पर फिर भी आरोही की हिम्मत कैसे हुए दूसरे आदमी के बारे में सोचना कि उसका का तो मन हुआ कि वो उसी समय उस लड़के को जान से मार दे, लेकिन वो आरोही को डरना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आरोही उसका भयानक रूप देखे, इसलिए उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं कर पाया जिस वजह से उसने बेखियाली में ही आरोही को दर्द दे दिया। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे इस तरह आरोही का खुद से डरता देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने दिल में कुछ तीस सी महसूस हो रही थी आरोही को इस तरह देखकर। दक्ष ने कसकर आरोही को गले लगा लिया और प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, लिटिल वाइफी तुम्हें पता है न, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई दूसरा आदमी तुम्हारे करीब आए, इसलिए मैंने जब उस लड़के और तुम्हें इतना करीब देखा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वही आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस कस और दक्ष की पकड़ लिया। सच में वो डर गए थी। उसे डर लगता था कि कहीं गुस्से में आकर दक्ष उसे फिर से घर में कैद न कर दी। वो सच में वो सब फिर से जीना नहीं चाहती थी। मुंबई। आर्या ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और जल्दी से उठकर बैठ गई। अचानक इस तरह उठने की वजह से पूरे शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ गई। इस समय उसे अपने पूरे शरीर में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। रुद्रम के रुडनेस की वजह से उसके पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। वह ठीक से फर्श पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर भी उसे नीचे जाकर ब्रेकफास्ट तो बनाना ही था, क्योंकि इस समय उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वह फिर से रुद्रम की रुडनेस और रफनेस को झेल सके। अगर रुद्रम ने फिर से उसके साथ वो सब किया तो वो सच में मर जाएगी। आर्या धीरे धीरे हिम्मत करके बेड से उठी और वह अपने कांपते पैरों के साथ बाथरूम की तरह बढ़ गई।
बाथरूम में आकर आर्या ने एक नज़र खुद को मिरर में देखा। इस समय उसकी हालात बहुत खराब थी। उसके पूरे शरीर पर रुद्रम के काटने और नोचने के निशान थे। आखिर ठीक होते भी कैसे, ठीक होने से पहले ही रुद्रम उसे नए निशानों से भर देता था। कुछ निशान तो इतने भयानक थे कि उसने से खून भी निकल रहा था। आर्या बस बेजान आंखें से अपने शरीर को देख रही थी। उसके शरीर पर इतने निशान थे कि उसके शरीर का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं था जो उन निशानों से बचा हो। हर तरफ सिर्फ काटने के और उंगलियों के निशान थे, जो कि अब काले रंग के हो चुके थे। वहीं कुछ निशान जो कल रात में रुद्रम ने उसे दिया था वो नीले पड़ चुके थे। खुद की ऐसी हालत देखकर आर्या ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे अब इन सब की आदत हो चुकी थी। अब न तो उसके पास कोई उम्मीद बची थी और न ही कोई रास्ता जिससे वह इस नर्क से बाहर निकल सके। इसलिए उसने इस नर्क को अपनी जिंदगी मान लिया था, क्योंकि उसके पास तो इतना भी हक नहीं था कि चैन से मर सके, क्योंकि रुद्रम कभी उसे मरने नहीं देगा। ना वो मौत को अपने गले लगा सकती थी और ना ही रुद्रम के होते हुए मौत खुद आकर उसे गले लगा सकता था। आर्या ने इस बारे में और नहीं सोचा, क्योंकि सोचने का कोई फायदा ही नहीं था। कौन सा सोचकर वो अपनी जिंदगी बदल सकती थी, बल्कि जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचती उसे उतनी ही तकलीफ होती। उसने जल्दी से बाथटब में गर्म पानी भरा और उसमें बैठ गई। उसे अभी एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसे नीचे जाकर रुद्रम के लिए ब्रेकफास्ट बनना था, घर की सफाई करनी थी और भी बहुत सारे काम उसे करने थे। बाथटब में बैठने के बाद उस गर्म पानी के एहसास से आर्या की आंखें खुद ब खुद सुकून से बंद हो गए। थोड़ी देर बाद आर्या फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आए। उसने इस समय सिंपल सा सूट पहन रखा था, अपने गीले बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने बस अपने मांग में सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनकर नीचे चली गए। वो बिल्कुल भी मेकअप नहीं कार्यों थी। नीचे पहुंचकर वो सीधा किचन में चली गए। वही किचन में पहले से ही आर्या की उम्र की एक लड़की ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। वो लड़की इस घर की मेड थी, जो छोटे छोटे कामों में आर्या की मदद करती थी। आर्या को इस तरह देखकर उसे उस पर बहुत तरस आता था, पर वो क्या भी क्या सकती थी। उसे रुद्रम से बहुत डर लगता था। जब रुद्रम घर पर होता था तो वो उसके सामने ही नहीं आती थी। आर्या को किचन में देखकर वो लड़की जिसका नाम मिष्टी था, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही आर्या ने हाथ दिखकर उसे चुप करवा दिया और किचन से बाहर जाने का इशारा किया। मिष्टी ने ध्यान से आर्या की तरफ देखा। उसकी दोनों आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थी। उसके गाल पर हाथ पर उंगलियों के निशान थे। उसके गले पर भी बहुत ही भयानक काटने के निशान थे, यहाँ तक कि उसके होंठ भी बुरी तरह से कटे हुए थे, जो साफ नजर आ रहे थे। आर्या ने उसे छुपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। वैसे भी उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उन निशानों को देखते ही मिष्टी समझ गए कि रुद्रम ने फिर कल रात आर्या के साथ वो सब किया है। आर्या के ऐसी हालात देखकर मिष्टी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो कुछ भी बोल के आर्या को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उससे आर्या की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो 1 साल से यहाँ काम कर रही थी, क्योंकि आर्या के आने के बाद रुद्रम ने उसे काम पर रखा था। उसके सिवाय इस घर में और कोई मेड नहीं थी। रुद्रम ने बस उसे आर्या पर नजर रखने के लिए था कि दिन भर में करती क्या है और कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उसे कॉल कर सके, क्योंकि आर्या ने बहुत बार खुद को मारने की कोशिश की थी। वो 1 साल से ये सब देख रही थी। रुद्रम का इस तरह आर्या के साथ पेश आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आखिर वो भी एक लड़की थी। वो समझ सकती थी कि आर्या को उस समय कितना दर्द होता होगा जब रुद्रम उसके साथ इतना रूड तरीके से पेश आता होगा। रुद्रम का इस तरह आर्या के साथ पेश आना उसे अच्छा तो नहीं लगता था, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसकी इतनी औकात ही नहीं थी वो रुद्रम के सामने कुछ बोल सके। आखिर वो उसका बॉस था, वो उसके घर में काम करने वाली बस एक छोटी सी नौकरानी। लेकिन आर्या के साथ उसके व्यवहार को देखते हुए उसे रुद्रम से नफरत हो गई थी। अगर उसे पैसे की जरूरत नहीं होती तो वो जब का ये काम छोड़कर चली जाती। मिष्टी के किचन से जाने के बाद आर्या अपना काम करने लगी। वह बस कैसे भी करके रुद्रम के नीचे आने से पहले सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर लेना चाहती थी। भले ही रुद्रम उसे रात में छोड़कर चला गया था, पर आर्या को पता था कि वो आधी रात को वापस आ गया होगा और दूसरे कमरे में चला गया होगा। 1 घंटे के अंदर ही आर्या ने सब कुछ रेडी कर लिया था। फिर उसने एक आखिरी बार ब्रेकफास्ट की तरफ देखा और वहां से चली गए। वो जैसे ही बाहर आए उसे सामने से आता रुद्रम दिखाई दिया। उसने इस समय 3 पीस पहन रखा था। साफ समझ आ रहा था कि वो ऑफिस जाने के लिए रेडी था। रुद्रम को अपने सामने देखकर आर्या ने अपनी नजरें फेर ली और उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली गई। वही रुद्रम ने आर्या को उससे नजरें फेरते हुए देख लिया था। वही आर्या को इस तरह खुद को इग्नोर कर वहां से जाता देख रुद्रम की भौहें सिकुड़ गए।
वो अपनी आंखें छोटी करके उस तरफ देखा जहां अभी अभी आर्या गए थी। लगता है आजकल वो इस लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आ रहा है, जिससे उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो रुद्रम अग्निहोत्री को इग्नोर कर सके। तभी कुछ सोचकर रुद्रम के चेहरे पे एक भयानक मुस्कान आ गई और वो भी आर्या के पीछे पीछे वहां से चला गया। आर्या अभी कमरे में पहुंची ही थी कि रुद्रम ने झटके से उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आर्या इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ऊपर से रुद्रम की पकड़ उसकी कमर पर बहुत मजबूत थी, जिस वजह से मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। वो चीख उसके मुंह से निकल पाती उससे पहले ही उसने कसकर अपनी दांतों से होठों को काट लिया, जिसके उसकी चीख उसके मुंह में ही रह गए। वो समझ गई कि यह किसकी हरकत है, इसलिए उसने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलने दी। वो बस अपने होठों को आपस में दबाए चुपचाप रुद्रम की तरफ देख रही थी। वही रुद्रम बिना एक भी पल गंवाए अपने हाथों से आर्या के छोटे से चेहरे को कसकर पकड़ते हुए उसके होठों को अपने होठों में भर के उसे एग्रेसिवली किस करने लगा। वो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे वो उसे निगल जाना चाहता हो। वो तब उसे किस करता रहा जब वो सेटिस्फाई नहीं हो गया। फिर उसने एक झटके के साथ आर्या को छोड़ दिया। वही रुद्रम के छोड़ते ही आया जोर जोर से खांसने लगी, पर वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही रुद्रम ने कसकर उसकी गालों को पकड़ लिया और उसे दबाते हुए अपनी भयानक आवाज में बोला, आज के बाद मुझे इग्नोर करने के बारे में सोचता भी मत, वरना तुम जानती नहीं कि मैं कितना बुरा हो सकता हूँ। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, भले ही दुनिया की नज़रों में तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, इसलिए गलती से खुद को मेरी पत्नी मत समझ लेना। तुम बस मेरा मन बहलाने का एक तरीका हो, जिसे मैं अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए आज के बाद मुझे इग्नोर करने के बारे में सोचा भी मत। ये मैं पहली और आखिर गलती समझकर तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अगर आगे से ऐसा कुछ भी किया न तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। इतना बोलकर रुद्राम ने झटके से साथ उसके चेहरे को छोड़कर वहां से चला गया। वही आर्या बस अपनी आंसू भरी आंखों से रुद्रम को वहां से जाते हुए देख रही थी। रुद्रम के कहे एक एक शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। रुद्रम के कहने का क्या मतलब था, वो उसके लिए बस एक तरीका है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने का। उसकी शादी को 1 साल हो गए थे और इन 1 सालों में एक दिन ऐसा दिन भी नहीं होगा जब रुद्रम उसके करीब नहीं आया होगा। उसके बाद वो सब नहीं किया होगा। वो उसके करीब बस अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आता था। वो चाहता था कि वो पूरी जिंदगी उसके पास रहकर उसके नीड्स को सेटिस्फाई करे। हाँ, उसे ये बात पता थी कि रुद्रम उसे अपनी पत्नी मानता है। उसने शादी की पहली रात ही बता दिया था कि वो उसे कभी एक पत्नी होने का दर्जा नहीं देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने नज़र में वो नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली थी। वो उसका पति था, वो ऐसा कैसे बोल सकता था। हर लड़की की तरह उसने भी कई सपने देखे थे कि उसका पति उससे बहुत प्यार करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि प्यार करना तो दूर, वो उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देगा। ठीक है, वो उसे अपनी पत्नी नहीं मानता था, पर वो एक बिकाऊ औरत नहीं थी। क्या उसकी जिंदगी में ये जिल्लत ही लिखा था? क्या उसे कभी 2 पल खुशी के नहीं मिल सकते थे? आर्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, वो अब ये सब और नहीं सहेगी, बहुत सह लिया उसने। आज तक उसे उस गलती की सजा मिल रही थी जो उसने कभी की ही नहीं थी। रुद्रम ने उसके साथ इन 1 सालों में जो कुछ भी किया उसने बिना कुछ बोले सह लिया, पर आज रुद्रम ने उसके किरदार पर उंगली उठा दी थी। उसने आज उसे एक कोठे वाली लड़की घोटिस्ट कर दिया था जिसका काम सिर्फ उसे सेटिस्फाई करना था। उसे उसका जिस्म चाहिए था, दिल नहीं। एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, पर कोई उसकी इज्जत या उसके किरदार पर उंगली उठाए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आखिर औरत की इज्जत ही उसका सबसे बड़ा गहना होता था। आर्या जल्दी से नीचे आए, पर उसे रुद्रम कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसके आंख में फिर से आंसू आ गई, लेकिन तभी ही उसकी नज़र गार्डन की तरफ गए। उसने देखा वहां रुद्रम किसी के साथ फोन पर बात कर रहा है। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास गए और उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों गुस्से से लाल हो रखी थी। आर्या को अपने सामने देखकर भी रुद्रम ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही फोन पर बात करता रहा। रुद्रम को इस तरह नजरअंदाज करता देख आर्या को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने रुद्रम के हाथ से उसका फोन छीन लिया। वही आर्या की ये हरकत देखकर रुद्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो अपनी भयानक आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए? पर रुद्रम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आर्या चीलते हुए बोली, बस रुद्रम अग्निहोत्री, बस बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, पर अब और नहीं। मैंने आपको समझने की कितनी कोशिश की, उस रात मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उस रूम में कैसे आया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी।
क्योंकि उस समय आपका गुस्सा आप पर इतना हावी हो रखा था कि आपने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी और गुस्से में आकर अपने मूड से जबरदस्ती शादी करके और मेरा साथ रोज वो सब किया जिससे आप मुझे हर दिन उस रात की याद दिला सकें। आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं कि मैं उस रात वहां कैसे पहुंची, बस आपने मुझे अपने साथ देखा और अपना फैसला सुना दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके इस फैसले का अंजाम क्या होगा। आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं। फिर हंसते हुए बोली, सोचते भी कैसे, उसके लिए आपके पास दिल होना चाहिए जो आपके पास है ही नहीं। रुद्रम अग्निहोत्री हो गया आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन क्या फायदा उसका जब आपका एक डिसीजन किसी की जिंदगी बर्दाश्त कर दे। आप फेल हो गए रुद्रम अग्निहोत्री, आप फेल हो गए। भले ही आर्या हंस रही थी पर उसकी बातों में दर्द साफ झलक रहा था। वो सच में टूट चुकी थी। वो रुद्रम ने नहीं नाराज थी, वो अपनी जिंदगी से दुखी थी क्योंकि जब से उसने अपना होश संभाला था उसने दुख के सिवा कुछ नहीं देखा था। उसे याद नहीं था कि एक दिन में ऐसा हो जिस दिन को खुलकर हंसी हो, और ये 1 साल तो किसी नर्क से कम नहीं थे उसके लिए। ऐसा नहीं था कि आर्या ने रुद्रम के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं की। आखिर वो उसका पति था, वो भी चाहती थी कि वो उसे प्यार करे। भले उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला पर उसे पति का प्यार तो मिल सकता था, पर शायद वो भी उसके नसीब में नहीं था। उसने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो रुद्रम के करीब जाने की, लेकिन रुद्रम ने कभी भी उसे अपने करीब आने नहीं दिया। उसने अपने दिल के सारे रास्ते उसके लिए बंद कर रखे थे। वो बस रात को अपनी जरूरत के लिए उसके पास आता था और जब उसका मन भर जाता था तो चला जाता। उसे आर्या से कोई लेना देना नहीं था कि उसके ऐसा करने से उसे कैसा फील होता होगा। उसे बस आर्या को सबक सिखाना था क्योंकि उसने रुद्रम अग्निहोत्री के खिलाफ जाने की कोशिश की थी। ये उसके गुरूर की बात थी। इन सब से अच्छा तो उसके माँ बाप पैदा होते ही उसे मार दिया होगा, उसे ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। आर्या रोते हुए बोली, क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा क्यों? सच में उस रात मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं नहीं जानती मैं वहाँ कैसे पहुंची। मैं तो रोज की तरह घर जा रही थी पर जब मेरी आंख खुली वो मैंने अपने आप को आपके साथ उस हालत में पाया। सच में कुछ नहीं जानती, मेरा विश्वास करिए, आप खुद सोचिए मुझे वो सब करके क्या मिलेगा। उस रात से पहले तो मैं आपको जानती भी नहीं थी। आर्या की बात सुनकर और उसे इस तरह खुद पर चिल्लाता देख रुद्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था क्योंकि आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, तो उस पर चिल्लाना तो दूर की बात थी। लेकिन वो चुप था क्योंकि आज उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि आर्या उस कमरे तक कैसे पहुंची। जब उस रात उसने आर्या को अपने बेड पर अपने इतने करीब देखा था तो वो गुस्से से पगला हो गया था क्योंकि उसे लड़कियों से सख्त नफरत थी, और ये लड़की तो उसके बेड तक पहुंच गई, वो भी बिना उसकी परमिशन की, तो वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर लेता। उस दिन ही उसे आर्या से नफरत हो गई थी, बिना ये जाने कि इसमें आर्या की कोई गलती थी भी कि नहीं। उस दिन ही उसने सोच लिया था कि वो आर्या का वो हाल करेगा कि वो जिंदगी भर पछताएगी कि वो उसके करीब क्यों आए, इसलिए उसने आर्या से जबरदस्ती शादी कर ली। वैसे भी एक बार जिस चीज को रुद्रम अग्निहोत्री ने छू लिया उस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक होता था। वो चाहता तो आर्या को बिना किसी रिश्ते के भी अपने साथ जबरदस्ती रख सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया उसे खुद नहीं पता था। आर्या ने रुद्रम की तरफ देखा और रुद्रम की लाल आंखें देखकर वो कौंप गए। पता नहीं आज उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो उसने रुद्रम को वो सब बोल दिया जो उसने इतने सालों से उसने अपने दिल में दबा रखा था। पर अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने वो सब क्यों कहा, क्योंकि जहां तक वो रुद्रम को जानती थी कि वो इस सब के लिए उसे कभी भी माफ नहीं करेगा और उसे भयानक सजा देगा, और उस बारे में याद करते ही उसके आंख से आंसू बहने लगे क्योंकि उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस भयानक टॉर्चर को झेल सके। वही रुद्रम बस बिना कुछ बोले बस अपनी लाल आंखें से आर्या को घूर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी आर्या को जान से मार दे, पर कुछ सोचकर वो रुक गया। उसने एक आखिर बार आर्या की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बाहर पहुंचकर उसने अपना फोन निकला और किसी को फोन किया, पता करो उस रात आर्या वहां कैसे पहुंची। ये बोलकर रुद्रम ने कॉल कट कर दिया। अगर आर्या ने जो कहा वो सच हुआ तो वो क्या करेगा। तभी रुद्रम के सामने आर्या का रोता हुआ चेहरा नजर आने लगा और उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। ये आर्या किस रात की बात कर रही थी, और क्या सच में आर्या की उस दिन कोई गलती नहीं थी। दूसरी तरफ बॉयज हॉस्टल में कार्तिक को वहां देखकर एक पल के लिए सब हैरान हो गए। ऐसा नहीं था लड़के एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते थे, मगर उसमें सामने खड़ा ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था। उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड था और ऊपर से अलग थलग ही रहता था। वो उनके साथ उठना बैठता नहीं था, इसलिए इतनी रात को कार्तिक को यहाँ देखकर वो लड़का हैरान हो गया था। लड़का बोला, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? कार्तिक ने बिना किसी इमोशन के कहा, मुझे ध्रुव से मिलना है।
ध्रुव का नाम सुनकर उस लड़की के भौहें सिकुड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि वो कार्तिक से कैसे कहे, इसलिए वो बिना कुछ बोले साइड हो गया और कार्तिक को अंदर आने दिया। रूम के अंदर कदम रखते कार्तिक को शराब की एक तेज गंध आए। उसने उस तरफ जहां ध्रुव था। ध्रुव पूरी तरह नशे में धुत था और कुछ बरबरा रहा था। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि वो आरोही का नाम बरबरा रहा था। ध्रुव को ऐसी हालात देखकर कार्तिक ने उस लड़के की तरफ देखा तो वो लड़का समझ कि कार्तिक क्या पूछना चाहता है तो वो बोला वो आज ध्रुव आरोही के हस्बैंड से मिलने गया था और जब से वहां से वापस आया है तब से ऐसे ही बेहावे कर रहा है। ध्रुव के हिसाब से आरोही का हस्बैंड कोई बुरा आदमी नहीं है बल्कि वो किसी ग्रीक गॉड की तरफ है और सच में वो तुमसे लाख गुना ज्यादा हैंडसम है, पर हमें उसकी बात पर भरोसा नहीं है। हमें लगता है वो सब सच नहीं है। ध्रुव अभी कुछ ज्यादा ही नशे में ही इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बात कर रहा है। हमें लगता है कि उसका दिल टूट चुका है इसलिए बकवास कर रहा है, वरना इस दुनिया को कोई इतना गुड लुकिंग और हैंडसम लड़का कैसे हो सकता है जो उस बदसूरत आरोही से शादी करे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उसे ध्रुव के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? वो इतना हैंडसम था कि किसी भी लड़के को गे बनाने पर मजबूर कर दे। अगर मैं थोड़ी देर वहां और रुकता तो मैं खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाता। ध्रुव की बात सुनकर रूम में एकदम से शांतता छा गया था। किसी के पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। वो इतना हैंडसम था कि तुम्हें गैप बना सकता था, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वही कार्तिक बड़े ही गौर से ध्रुव की तरफ देख रहा था और कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वो इतना हैंडसम था कि किसी को गैप बना सकता है। तभी उसे कुछ देर पहले का दृश्य याद आया। फिर कुछ सोचकर कार्तिक ध्रुव के पास गया। उसने अपना फोन बाहर निकला और किसी की फोटो दिखाते हुए, क्या तुम इस आदमी के बारे में बात कर रहे हो? ध्रुव ने कार्तिक के फोन की तरफ देखा और फोन की तरफ देखते ही उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। हाँ, ये वही इंसान है जिसे आरोही अपना हस्बैंड कह रही थी, लेकिन तुम्हारे फोन में आरोही के हस्बैंड की फोटो क्या कर रही है? ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक के आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा गया। मतलब वो सच में दक्ष था। मतलब दक्ष की जिससे शादी हुई थी वो और कोई आरोही थी, उसकी क्लासमेट और उसकी डेस्कमेट भी। आरोही के इतने पास होते हुए भी उसे इस बारे में कभी पता क्यों नहीं चला? अगले दिन क्लास में हमेश की तरह क्लास में टीचर पढ़े रहे थे और कार्तिक आराम सो रहा था और वही आरोही अजीब नजरों से उसे देख रही थी। कार्तिक पढ़ते में बहुत होशियार था, फिर भी क्लास में हमेशा सोता हो रहता था। वो अपने हिसाब से चलने वाला इंसान था। जब उसका मन करता तो अच्छे मार्क्स लेता और जब मन करता फेल हो जाता। सच में दक्ष के परिवार में सब एक से बढ़कर एक अजीब लोग थे। एक दक्ष जिसके साथ रहते हुए उसे इतने साल हो गए थे, फिर भी आरोही आज तक उसे समझ नहीं पाए थी। दक्ष के मूड का कोई ठिकाना नहीं था, उसे कब किस बात पर गुस्सा आ जाए। अर्जुन उसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती थी। वो बस उससे 1 या 2 बार मिली थी और उसने भी उन दोनों के बीच शायद ही कोई बात हुई होगी। पिछली जीवन में उसे पहली नज़र में ही अर्जुन से प्यार हो गया था, पर अर्जुन ने कभी उसे भाव नहीं दिया और शादी के बाद उसने बस उसे फैमिली मीटिंग में ही देखा था। वैसे भी शादी के बाद उसका अर्जुन के प्रति प्यार पूरी तरह खत्म हो गया था। ऊपर से वो दक्ष भी बहुत डरती थी पिछली जिंदगी में, जिस वजह से उसने कभी भी अर्जुन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ हो वो था तो बहुत अजीब, क्योंकि ज्यादा किसी बात नहीं करता था और अपने भाई की तरह वो भी लड़कियों से दूर ही रहता। सोनाली ने चाहे उसे कितना भी अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों न की हो, पर उसने कभी भी उसे कभी भाव नहीं दिया। वो बस अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से उससे थोड़ा बहुत बार कर लेता था, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड थी बस। और ये कार्तिक ये भी अपने दोनों चाचू की तरह ही था। सच में सिंघनिया परिवार के कोई भी बच्चे नॉर्मल नहीं थे। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गर्माहट महसूस हुई। उसने जल्दी से अपने हाथ की तरफ देखा और उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि कार्तिक ने नींद में उसके हाथ को पकड़ लिया था और उसे तकिया समझकर उसे कसके पकड़े बड़े आराम से सो रहा था। उसी समय हर तरफ आपस में बात होने लगी। जिन लड़कियां का ध्यान कार्तिक की तरफ था और जो बड़े ही प्यार से उसे देख रहे थे, उन सब का चेहरा एकदम से काला पड़ गया था। वही ईशा अपने खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। ओह माय गॉड, कार्तिक सच में उस बदसूरत लड़की का हाथ पकड़ के सो रहा है। उस बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक को छूने की? आज तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं उसे जान से मार दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक को सेड्यूस करने की? जो लड़कियां कार्तिक की डाई हॉट फैन थी वो कार्तिक को इस तरह आरोही का हाथ पकड़ा देख पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वही आरोही ने जब उन लड़कियों को इस तरह खुद को घूरता देखा तो उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। यार, अब इन सब में उसकी गलती क्या हुआ? क्यों हर बार उसके साथ ही सब कुछ होता था? वो भी तो विक्टिम थी, फिर वो सब पागलों की तरह उस पे इस तरह क्यों चिल्ला रही थी?
लेकिन आरोही की हिम्मत नहीं थी वो सब कहने की, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वो लड़कियां जो बस उस पे झपाटा मरने को तैयार थी वो पता नहीं उसका क्या हाल करती, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आरोही जब अपना हाथ पीछे खींच रही थी उतने में ही कार्तिक की नींद खुल गई। ये देखकर आरोही ने एक राहत की सांस ली और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वही कार्तिक इस समय बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका नींद से भरा चेहरा जिसमें वो बहुत प्यारा लग रहा था। इतने साल दक्ष के साथ रहने के बाद उसे लगा था कि अब वो उसके हैंडसम फेस की आदी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी कार्तिक को इस तरह देखकर वो एक के लिए ठिठक गए। उसकी नजरें जैसे उसके चेहरे पे जम सी गई। भले ही कार्तिक दक्ष के जितना हैंडसम नहीं था, लेकिन वो दोनों दो अलग इंसान थे। जहां दक्ष बहुत खतरनाक इंसान था तो वही कार्तिक बस एक नज़र में ही किसी को घायल कर सकता था। अगले दिन क्लास में हमेश की तरह क्लास में टीचर पढ़े रहे थे और कार्तिक आराम सो रहा था और वही आरोही अजीब नज़रों से उसे देख रही थी। कार्तिक पढ़ते में बहुत होशियार था, फिर भी क्लास में हमेशा सोता हो रहता था। वो अपने हिसाब से चलने वाला इंसान था। जब उसका मन करता तो अच्छे मार्क्स लेता और जब मन करता फेल हो जाता। सच में दक्ष के परिवार में सब एक से बढ़कर एक अजीब लोग थे। एक दक्ष जिसके साथ रहते हुए उसे इतने साल हो गए थे, फिर भी आरोही आज तक उसे समझ नहीं पाए थी। दक्ष के मूड का कोई ठिकाना नहीं था, उसे कब किस बात पर गुस्सा आ जाए। अर्जुन उसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती थी, वो बस उससे एक या दो बार मिली थी और उसने भी उन दोनों के बीच शायद ही कोई बात हुए होगी। पिछली जीवन में उसे पहली नज़र में ही अर्जुन से प्यार हो गया था, पर अर्जुन ने कभी उसे भाव नहीं दिया और शादी के बाद उसने बस उसे फैमिली मीटिंग में ही देखा था। वैसे भी शादी के बाद उसका अर्जुन के प्रति प्यार पूरी तरह खत्म हो गया था। ऊपर से वो दक्ष भी बहुत डरती थी पिछली जिंदगी में, जिस वजह से उसने कभी भी अर्जुन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ हो वो था तो बहुत अजीब, क्योंकि ज्यादा किसी बात नहीं करता था और अपने भाई की तरह वो भी लड़कियों से दूर ही रहता। सोनाली ने चाहे उसे कितना भी अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों न की हो, पर उसने कभी भी उसे कभी भाव नहीं दिया। वो बस अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से उससे थोड़ा बहुत बार कर लेता था, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड थी बस। और ये कार्तिक ये भी अपने दोनों चाचू की तरह ही था। सच में सिंघनिया परिवार के कोई भी बच्चे नॉर्मल नहीं थे। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गर्माहट महसूस हुई। उसने जल्दी से अपने हाथ की तरफ देखा और उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि कार्तिक ने नींद मैं उसके हाथ को पकड़ लिया था और उसे तकिया समझकर उसे कसके पकड़े बड़े आराम से सो रहा था। उसी समय हर तरफ आपस में बात होने लगी। जिन लड़कियां का ध्यान कार्तिक की तरफ था और जो बड़े ही प्यार से उसे देख रहे थे, उन सब का चेहरा एकदम से काला पड़ गया था। वही ईशा अपने खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। ओह माय गॉड, कार्तिक सच में उस बदसूरत लड़की का हाथ पकड़ के सो रहा है। उस बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक को छूने की? आज तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं उसे जान से मार दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक को सेड्यूस करने की? जो लड़कियां कार्तिक की डाई हॉट फैन थी वो कार्तिक को इस तरह आरोही का हाथ पकड़ा देख पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वही आरोही ने जब उन लड़कियों को इस तरह खुद को घूरता देखा तो उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। यार अब इन सब में उसकी गलती क्या हुआ? क्यों हर बार उसके साथ ही सब कुछ होता था? वो भी तो विक्टिम थी, फिर वो सब पागलों की तरह उस पे इस तरह क्यों चिल्ला रही थी? लेकिन आरोही की हिम्मत नहीं थी वो सब कहने की, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वो लड़कियां जो बस उस पे झपाटा मरने को तैयार थी वो पता नहीं उसका क्या हाल करती, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आरोही जब अपना हाथ पीछे खींच रही थी उतने में ही कार्तिक की नींद खुल गई। ये देखकर आरोही ने एक राहत की सांस ली और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वही कार्तिक इस समय बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका नींद से भरा चेहरा जिसमें वो बहुत प्यारा लग रहा था। इतने साल दक्ष के साथ रहने के बाद उसे लगा था कि अब वो उसके हैंडसम फेस की आदी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी कार्तिक को इस तरह देखकर वो एक के लिए ठिठक गए। उसकी नजरें जैसे उसके चेहरे पे जम सी गई। भले ही कार्तिक दक्ष के जितना हैंडसम नहीं था, लेकिन वो दोनों दो अलग इंसान थे। जहां दक्ष बहुत खतरनाक इंसान था तो वही कार्तिक बस एक नज़र में ही किसी को घायल कर सकता था। वही नींद खुलने के बाद कार्तिक ने आरोही की तरफ देखा। आज बात कुछ अलग थी, क्योंकि कार्तिक बहुत ही प्यार से आरोही की तरफ देख रहा था। कार्तिक को इस तरह खुद को देखता था आरोही के रोगंटे खड़े हो गए। वो पूरी तरह हक्की बक्की रह गए। ये कार्तिक को क्या हुआ? वो उसे इस तरह क्यों देख रहा है? आरोही को कुछ गलत होने का आभास हो रहा था, क्योंकि हमेशा कार्तिक उसे इग्नोर करता था, उसकी तरफ देखता भी नहीं था, तो उसे इस तरह प्यार से देखना तो दूर की बात थी। टीजर की आवाज़ सुनकर आरोही अपने सेंस में वापस आए। उसने देखा कि कार्तिक अभी भी उसी तरह उसे देख रहा था। ये देखकर आरोही ने जल्दी से सामने देखा। ये इस लड़के का क्या हुआ?
क्या ये उसका उसे परेशान करने का कोई नया तरीका था? आरोही का पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। वो बुरी तरह डर गई थी कार्तिक को इस तरह देखकर। क्लास खत्म होने के बाद लड़कियां उसे बहुत ही बुरी तरह से घूर रही थी। उन्होंने देखा था कि कार्तिक आज किस तरह आरोही को प्यार से देख रहा था। भले ही उसने कुछ नहीं कहा था, पर इतना ही काफी था उन लड़कियों को गुस्सा दिलाने के लिए। आखिर कार्तिक उनका प्रिंस चार्मिंग था और कोई लड़की उन्हीं के आंखों के सामने उसे सिड्यूस करने की हिम्मत कर रही थी। वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? आज न बल्कि कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ा था, बल्कि उसे प्यार से देख रहा था। लड़कियों का मन हुआ कि वो अभी के अभी आरोही को जान से मार दे। ऑफ कोर्स इन सब में आरोही की कोई गलती नहीं थी। कार्तिक ने नींद में गलती से उसका हाथ पकड़ लिया था और वो ही बिना किसी वजह से उसे निहार रहा था, मगर इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके हिसाब से इन सब में आरोही की ही गलती थी। कॉलेज के बाद हमेशा की तरह लड़कियों ने कार्तिक को चारों तरफ से घेर रखा था। ईशा बोली, ये बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें सिड्यूस करने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की? पर तुम चिंता मत करो कार्तिक, मैंने पहले ही टीजर को बोल दिया है आरोही को कॉलेज से बाहर निकलने के लिए। हम अब और इस जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को अपने कॉलेज में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तभी दूसरी लड़की बोली, सच कहा ईशा तुमने, आज तो इस बदसूरत लड़की ने हद ही कर दी। पहले उसने अर्जुन को सिड्यूस की, उससे बात नहीं बनी तो ध्रुव अब वो हमारे कार्तिक के पीछे पड़ गए हैं। इस जैसे लड़कियों की वजह से हमारे कॉलेज का नाम खराब होता है। सच में शादीशुदा होते भी दूसरे लड़के पर लाइन मरने में शर्म नहीं आती उसे? वही कार्तिक का ध्यान तो उन लड़कियों पर था ही नहीं, वो दूर खड़ी आरोही को देख रहा था। पता नहीं जब से उसे दक्ष और आरोही के रिश्ते के बारे में पता चला था, उसका आरोही को देखने का नजरिया बदल गया था। वही ईशा ने जब कार्तिक को इस तरह आरोही को देखता देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। ईशा इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गुस्से में उसने अपने सोचने समझने की शक्ति की खो दी। पहले ये ध्रुव और अब ये कार्तिक, मुझे समझ नहीं आता है कि सबको इस बदसूरत लड़की में दिखता क्या है। वो मूरी और आरोही के पास गए और चिल्ते हुए बोली, आरोही यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक को सिड्यूस करने की? सच में तुम नंबर की बेशर्म हो, शादीशुदा होते हुए भी दूसरे लड़कों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलते हुए उसने आरोही को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर वो थप्पड़ आरोही को लगता उससे पहले ही कोई उनके बीच में आ गया। ईशा ने सामने देखा और कार्तिक को वहां देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे एहसास किया कि उसने आरोही की जगह कार्तिक को थप्पड़ मार दिया था। वो जल्दी से खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोली, कार्तिक मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कार्तिक अपने खा जाने वाली नजरों से ईशा को घूर रहा था, फिर अपनी भयानक आवाज में, आज के बाद अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई होगा। आरोही निराश महसूस कर रही थी। इस लड़के को इससे क्या प्रॉब्लम थी? कुछ सेकंड में ही उसने कितने लोगों को उसका दुश्मन बना दिया था। लड़कियों उसे जानलेवा नजरों से घूर रही थी। घर में शादी है जिस वजह से मुझे लिखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ जितना हो सके उतना लिख सको। कल पक्का आपको लॉन्ग चैप्टर मिलेगा, बस आज के लिए काम चला लो, सॉरी। दोपहर का समय, दक्ष कार में आरोही का इंतजार कर रहा था। वही वंश ड्राइवर सीट पर बैठा था और वो हैरान था। जब से उसे पता चला था कि दक्ष आरोही को बड़ी मैडम से मिलाने लेकर जा रहा है, तब से ही वो परेशान नजर आ रहा था। क्या दक्ष को डर नहीं था कि मैडम आरोही का अपीयरेंस देखकर उससे डर जाएगी? लेकिन उसे भी पता था कि दक्ष की दादी उससे बहुत प्यार करती थी। वो फैमिली में दक्ष की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। यहाँ की दक्ष के दादा के खिलाफ जाकर भी वो दक्ष का साथ देती थी। वंश अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र बाहर आते हुए आरोही पर गए। आरोही ने कोई मेकअप नहीं किया था। उन्हें घुटने तक की एक बहुत ही सुंदर फ्लोर प्रिंट की फ्रैंक पहनी थी और उसने अपने बालों की एक हाई पोनी बना रखी थी। साथ में उसके पीठ पर एक स्कूल बैग भी था जिससे वो एक टीनेज गर्ल लग रही थी। वही जब वंश ने ध्यान से देखा कि वो कौन है, वो हक्का बक्का हो गया, ये आरोही है। आरोही ने इस बारे में बहुत सोचा, फिर उसने डिक्यूट किया कि वो एक सिंपल सी ड्रेस में ही दक्ष की दादी से मिलने जाएगी। भले ही दक्ष के दादा और दादी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड था, लेकिन उसके हिसाब से दुनिया के हर एक दादा दादी एक जैसा ही सोच रखते हैं। उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे से बर्ताव करने वाली लड़की पसंद आती है। उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने क्या पहन है, बस उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए और वो उसके पोते को खुश रख सके। ये देखकर कि उसके सामने भयानक चेहरा नहीं है जैसे उसने सोचा था, बल्कि उसकी जगह बहुत ही खूबसूरत और ताजगी भरा चेहरा था, वंश हैरान हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आरोही का ये रूप देखकर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसने जल्दी से खुद को संभाला और कार से बाहर आया और आरोही के लिए गेट खोला। ये देखकर आरोही ने उसे एक मुस्कान दी और कार में बैठ गई।
वही आरोही को वो मुस्कान देखकर वंश एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन फिर उसने जल्दी से खुद को संभाला। उसे अपनी जान बहुत प्यारी प्यारी थी। अगर बॉस ने उसे इस तरह देख लिया तो उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगेगी उसके टुकड़े करने में। ये सोचते ही वंश अंदर तक कांप गए। ये आरोही तो उस आरोही से भी खतरनाक थी, पता नहीं अब उसका क्या होने वाला था। आरोही कार के अंदर बैठते हुए बोली, हब्बी मैं कैसी लग रही हूँ? मैं सुंदर तो लग रही न? दादाजी और दादी जी को मैं इस ड्रेस में पसंद तो आऊंगी न? ये सुनकर दक्ष खींचकर आरोही को अपनी गोद में बैठते हुए, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उन्हें जरूर पसंद आऊंगी। ये सुनकर आरोही ने एक राहत की सांस ली, वरना सच में वो थोड़ी नर्वस थी। वैसे तो वो पहली बार उनसे नहीं मिल रही थी, पर तब की बात में अब के बात में बहुत फर्क था। उसे उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दक्ष के दादा और दादी उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब वो दक्ष के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि दक्ष के दादा दादी को वो पसंद आ जाए। वही दक्ष की नज़र आरोही की ड्रेस पर गई और उसकी आंखें एकदम से इंटेंस हो गए। आरोही ने घुटने तक की फ्रॉक पहन रखी थी और बैठने के वजह से वो थोड़ी ऊपर हो गए, जिस वजह से आरोही की थाई एक्सपोज हो रही थी। उसके फ्रॉक का गला भी थोड़ा लूज था, जिस वजह से दक्ष को उसकी क्लीवेज भी साफ नजर रहा थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हुए और उसकी आंखें एकदम से डार्क हो गए। आरोही वो पहली लड़की थी जो उसे अपने कंट्रोल लूज करने पर मजबूर कर सकती थी। उसे सिर्फ देखने भर से ही उसे अपना कंट्रोल लूज होता हुआ महसूस हो रहा था। दक्ष को पता था कि आरोही अभी इन सब के लिए बहुत छोटी है और ऊपर वो अभी इसके लिए रेडी भी नहीं है, पर पता नहीं वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाएगा। वही इन सब से बेखबर आरोही की उसे इस तरह देखकर दक्ष के ऊपर क्या असर हो रहा है, वो अपने ही ख्यालों में बिजी थी। उसका ध्यान ही नहीं था कि वो किस हालात में दक्ष के सामने थी। ये तो सीधा सीधा शेर को दावत देना के बराबर था। शेर के सामने उसका पसंदीदा चीज रखते हुए बोलो आओ और मुझे खाओ। वही जब दक्ष से और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अपने एक हाथ से कस और आरोही की कमर को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से आरोही के चीन को पकड़ते हुए उसे किस करने लगा। वो उसे बहुत ही एग्रेसिवली किस कर रहा था। उसके किस में एक अलग सा ही पागलपन नजर आ रहा था, जिसे महसूस कर आरोही कौंप गए। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से दक्ष को क्या हुआ, वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा था। उसने तो अभी दक्ष को भड़काने के लिए कुछ किया भी नहीं। सच में दक्ष को समझना उसकी सोच से बाहर था। नहीं पिछली जिंदगी में वो दक्ष को समझ पाई थी और ही इस जिंदगी में वो कब क्या करे किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। वही वंश की नज़र जब पीछे गए वो उसके लाल गए। उसने जल्दी से पार्टीशन ऑन कर दिया, जिससे उसके और पीछे वाली सीट के बीच में एक पतली सी मेटल की पार्टीशन आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने बॉस को किसी लड़की के इतने करीब देखेगा। भले ही वो उसकी लेडी बॉस थी, पर फिर भी ये सब उसके लिए अजीब था। उसे आज तक ये बात समझ नहीं आई थी कि आरोही में ऐसा क्या है जो वो उसके बॉस उसके पीछे इतने पागल थे। उसने तो पहले सोचा था कि ये सिर्फ एक समझौते की शादी थी, लेकिन दक्ष को देखकर वो समझ गया था कि ये बिल्कुल भी समझौते की शादी नहीं थी, बल्कि ये शादी दक्ष की मर्जी से हुई थी। और आज के वाक्य से बाद वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया था कि दक्ष के दिल में आरोही के लिए स्पेशल जगह थी। आरोही दक्ष के साथ एक बहुत बड़े मॉल में गए। उसने दक्ष के दादा और दादी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स खरीदे और कुछ गिफ्ट्स भी। वैसे उसने जो खरीदा था उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दक्ष के दादा और दादी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये बस एक शिष्टाचार था। दक्ष भी उसकी एक हर चीज़ उसकी पूरी हेल्प कर रहा था, जिस वजह से उसने जल्दी से सब कुछ ले लिया। 1 घंटे बाद आरोही की नज़र एक जाने पहचाने घर पर पड़ी। इसे घर कहना गलत होगा, ये किसी महल से कम नहीं था। दक्ष की कार मेंशन के बाहर आकर रुकी। नौकर पहले से वहां उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र दक्ष की कार पर गई वो जल्दी से आगे आया। उसने बड़े से रिस्पेक्ट के साथ दक्ष और आरोही को ग्रीट किया। हमेशा की तरह दक्ष ने बस अपना सिर हिला दिया। भले ही नौकर को पता था कि दक्ष अपनी वाइफ के साथ यहाँ आ रहा है, फिर भी दक्ष के साथ आरोही को देखकर नौकर एक पल के लिए हैरान हो गया। हर किसी को पता था कि दक्ष को लड़कियों से कितनी नफरत है, यहाँ तक कि उसने आज तक किसी भी लड़की को अपने करीब आने नहीं दिया था। ऐसा नहीं था कि दक्ष की दादी ने दक्ष को आरोही से पहले शादी के लिए फोर्स नहीं किया था। यहाँ तक कि दक्ष की एक मंगेतर भी थी, लेकिन सबको पता था कि वो सिर्फ एक बिजनेस डील से ज़्यादा कुछ नहीं था। भले ही वो दक्ष की मंगेतर थी, पर दक्ष ने कभी भी उसे अपने करीब आने नहीं दिया था। यहाँ तक कि वो एक नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। उसके हिसाब से वो लड़की उसके लिए एग्जिट ही नहीं करती थी। फिर दक्ष का एक्सीडेंट हो गया और उस लड़की ने दक्ष की सगाई तोड़ दी। नौकर ने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष का अपनी पत्नी के साथ इतने अच्छे रिलेशन होगा।
यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को अपने दादा दादी से मिलाने भी लेकर आया। यही काफी था ये बताने के लिए ये लड़की बाकी सब लड़कियों से अलग थी। ये सब देखकर सिर्फ दक्ष के दादा या दादी नहीं बल्कि सभी नौकर भी हैरान थे। जब नौकर की नज़र आरोही की ड्रेस पर गई तो वो हैरान हो गया। इस ड्रेस में आरोही टीनेजर लग रही थी। वैसे तो आरोही सिर्फ 18 साल की, लेकिन इस ड्रेस में वो और छोटी लग रही थी। नौकर ये देखकर और हैरान हो गया कि दक्ष की पत्नी इतनी यंग थी। उसने तो सोचा था कि दक्ष की पत्नी कोई मैच्योर और समझदार लड़की होगी, पर ये तो कोई बच्ची थी और दक्ष किसी बच्ची को अपने दादा दादी से मिलाने लेकर आया था। भले ही लड़की यंग था पर वो बहुत सुंदर थी, यहाँ तक कि उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक थी। वो बिना किसी मेकअप की भी कभी खूबसूरत लग रहा थी और वो दक्ष के साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रही थी, जैसे उसे दक्ष के पास खड़े होने से कोई प्रॉब्लम न हो। पर नौकर उसके कैरेक्टर को लेकर शो नहीं था। भले ही नौकर को नहीं पता था कि आरोही का स्वभाव कैसा है, लेकिन वो दक्ष की पत्नी थी, जिस वजह से नौकर का बर्ताव उसके प्रति बहुत अच्छा और रिस्पेक्टफुल था। जैसे ही आरोही की नज़र उस नौकर पर गई, उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। पिछली जिंदगी में जब वो इस नौकर से मिली थी तो वो इतना पोलाइट नहीं था। पिछली बार जब नौकर ने उसके भयानक चेहरे को देखा तो वो हैरान हो गया था। यहाँ की आरोही के चेहरा देखकर वो लगभग बेहोश ही हो गया था। नौकर फिर जल्दी से बोला, दक्ष बाबा और आरोही मैडम, मालिक मालकिन आप दोनों का सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। आरोही ने एक गहरी सांस, वो जैसे ही घर के अंदर आए उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो उसकी पिछली जिंदगी में उसके साथ हुआ था। वो चाह कर भी उन यादों को अपनी दिमाग से मिटा नहीं पा रही थी। क्या सच में वो इस जिंदगी में सब कुछ बदल पाएगी? आरोही को पता नहीं, अचानक से बहुत घबराहट होने लगी और उसने अनकॉन्शियसली दक्ष के हाथ को कसकर पकड़ लिया। वही आरोही के इस तरह अचानक हाथ पकड़ने से दक्ष एक पल के लिए हैरान हो गए, लेकिन फिर उसके आस का मोहाल जो ठंडा था वो एकदम से नॉर्मल हो गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी सॉफ्ट हो गए। उसे समझ आ गया कि आरोही ने नर्वसनेस में उसका हाथ पकड़ लिया है, लेकिन कुछ भी वो आरोही को इस तरह हाथ पकड़ने से बहुत खुश था। उसने भी कसकर अपने बड़े हाथों से आरोही को छोटे से हाथों को पकड़ लिया और उसे वैसे ही लेकर अंदर जाने लगा। वही दक्ष के इस तरह हाथ पकड़ने से आरोही को थोड़ी रहता महसूस हुए।